दोस्तों नमस्कार। सृजन सफ़र के नए अंक में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हमेशा किसी नई शख्सियत, किसी नए व्यक्तित्व से कराते हैं। यह हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच अशोक भौमिक हैं। अशोक भौमिक भारत के कला जगत के एक प्रमुख हस्ताक्षर, चित्रकार होने के साथ कला लेखक, इन्होंने रंगमंच, साहित्य और सबसे बड़ी बात है कि कला और समाज के रिश्ते को अब तक जिस तरीके से समझा जाता था उसको परिभाषित करने की नए ढंग से कोशिश कर रहे हैं। हम आज इनसे सृजन के बारे में जानेंगे, इनके सफ़र के बारे में, और कला में आज जो बहस है उसके बारे में भी इनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। सबसे पहले थोड़ा ये बताइए अपने निजी जीवन के बारे में, आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा परिवार के बारे में, कला की तरफ कैसे आना। दरअसल मैं जिस परिवार से हूँ, आज़ादी के पहले वो लोग बांग्लादेश से, उस समय बांग्लादेश तो नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था, तो आज़ादी के पहले वो लोग आ गए थे हिंदुस्तान में। और फिर जैसे होता है कि विस्थापित लोगों में और कुछ हो ना हो तो उनमें हिम्मत ज़रूर होती है। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ढाका से चल के कोई कलकत्ते में आए और वहाँ बिना रुके वो आगे बढ़ के नागपुर में रहने लगे। तो मेरे पिताजी नागपुर में नौकरी कर रहे थे, वहीं उनकी शादी भी हुई और मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। और मेरी माँ जो थी वो अन्य किसी भी महिला की जैसे कढ़ाई, सिलाई, इन सब चीज़ों में उनकी बहुत रुचि थी और बहुत दक्ष भी थी। साथ साथ उनको पेंटिंग में भी बहुत शौक़ था। अल्पना वगैरह के अलावा भी जो मुझे लगता है कि वो पेंसिल स्केच वगैरह बहुत अच्छा करती थी। पर ऐसा होता है कि एक संयुक्त परिवार था, उसमें उस ज़माने में महिलाओं को, मैं तो आज मानता हूँ कि आज भी उन महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती है, तो उनको भी उतनी आज़ादी नहीं थी कि वो पेंटिंग की तरफ आगे बढ़े। और मैं बहुत कम उम्र में मैं उनके साथ बैठ के उनसे सीखता था, मतलब सजग रूप से सीखता तो नहीं था, पर मैं देखता था और थोड़ा समझने की कोशिश करता था। तो ऐसे ही कला के प्रति मेरी रुचि हुई, और न केवल चित्रकला के प्रति पर जीवन को देखने के लिए माँ मेरी संगीत बहुत अच्छा जानती थी और साहित्य में उनका भी उनकी रुचि थी। ये सब कुल मिला के जो मेकिंग ऑफ ए पर्सन होता है, वो सफल हो ना हो, असफल हो, वो तो अलग बात है, पर उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक संयुक्त परिवार में उतना मिलना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मेरा सफ़र जो मैंने वहाँ शुरू किया नागपुर में, केवल 5 साल की उम्र थी मेरी और नागपुर को मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी थी तबादले की, तो वो नागपुर से चल के हम लोग लखनऊ आए। और लखनऊ में 4-5 साल रहने के बाद, आरंभिक जो पढ़ाई लिखाई के बाद, मुझे कानपुर तबादला हुआ पिताजी का, तो हम कानपुर चले आए। कानपुर में मेरी पूरी पढ़ाई हुई और एमएससी तक मैं कानपुर में ही रहा। और फिर नौकरी मिली, और एक ऐसी जगह नौकरी मिली जिसका मानचित्र में उसका अवस्थान कहाँ है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो मुझे लोगों से पूछना पड़ा, भाई आजमगढ़ कहाँ है। तो आजमगढ़ में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं आजमगढ़ में 9-10 साल रहा। उसके बाद इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से कलकत्ता, कलकत्ते से फिर दिल्ली। तो इस तरह वो सफ़र चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये दिल्ली जो है अंतिम पड़ाव नहीं है, कहीं और भी जाना रहेगा। पर इन सब चीज़ का जो गंभीर असर जो मेरे ऊपर पड़ा, अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, कि मैं अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। कि जैसे मेरे बिहारी जो मित्र हैं, वो लोग कहते हैं कि बिहार मेरी ज़मीन, मेरी धरती, और जो आवेग उनका है अपने जन्मस्थान के प्रति, प्रदेश के प्रति। ऐसे मध्य प्रदेश के चित्रकारों को, लोगों को, लेखकों को देखता हूँ, उनका मध्य प्रदेश के प्रति जो आकर्षण है उत्तर प्रदेश में देखता हूँ। और ख़ासकर बंगालियों में जो वो टापू बनाने की जो प्रवृत्ति है कि वो एक बंगाल है तो उसकी जेनेटिकली वो सुपीरियर है दूसरे से, इस तरह की भावना लेकर मैं उनसे कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। मैं नागपुर का होके भी नागपुर का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का होके भी उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, जन्म से मैं बंगाली हूँ लेकिन बंगाली नहीं हूँ। इस तरह से एक मुझे लगता है कि ये क्राइसिस शब्द शायद गलत है, पर मुझे लगता है कि मैं जिस उदारता के साथ दुनिया को देखना चाहता हूँ, दुनिया उतनी उदार है नहीं। मेरे मित्र जो हैं आसपास है, मैंने अधिकांश लोगों में देखा है, और ये कोई गलत बात भी नहीं है कि उनके अपने प्रदेश के प्रति, अपने स्थान जहाँ से वो आते हैं,
उनकी भाषा के प्रति, उनकी संस्कृति के प्रति एक अतिरिक्त आवेग है। और उसमें कहीं पे एक अंडरटोन इस बात का है कि जब मैं एक बंगाली होने की अस्मिता को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं उसमें गर्व का अनुभव करता हूँ, तो अनजाने में मैं दूसरे संस्कृति, दूसरी भाषा के लोगों के साथ थोड़ा सा दुराव भी करता हूँ। जैसे धर्म के बारे में भी मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत हिंदू धर्म या किसी भी धर्म का मैं हूँ, तो साथ ही साथ अनजाने में मैं दूसरे धर्म के प्रति विरोध की भावना भी रखता हूँ। तो इस तरह से मेरी जो कला दृष्टि है उसके मूल में अगर कुछ है, अपने को अगर सोचता हूँ कि भाई क्या खास बात है, तो मुझे लगता है कि ये अगर उदार हुए बगैर आप कोई कला नहीं कर सकते, और चित्रकला तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप कवि हैं और आप अगर मलयाली में कविता लिखते हैं या मराठी में कविता लिखते हैं, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगला में कविता लिखता हूँ, तो उसमें तो भाषागत अंतर के कारण कुछ व्यवधान तो रह सकता है। लेकिन जो स्पेन में पैदा हुआ और पूरी जिंदगी जिसने फ्रांस में बिताई, उस पिकासो के साथ मेरा रिश्ता ये है कि वो ये रिश्ता नहीं है कि वो फ्रांस का आर्टिस्ट था, वो कलाकार था और मैं कलाकार हूँ। जो विनिमय है, जहाँ से मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे प्रेरित होता हूँ और उनको रिजेक्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम एक उदार धरातल पर, एक वैश्विक धरातल पर हम एक जगह हैं। एक चित्रकार होने के नाते मुझे वो उसकी आज़ादी मिली है, और मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे चित्रकला में की ओर आया और देखा मैंने कि ये कला ऐसी है कि जो समस्त संकीर्णताओं से ऊपर है। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में अगर आप देखें तो उन्होंने एक जगह पे बहुत शानदार लिखा है, एक खत में उन्होंने लिखा है कि जब मैं कविता लिखता हूँ तो शब्द मेरे पास बंगला में आते हैं, यानी कि मेरी मातृभाषा बंगला है तो बंगला में आते हैं, लेकिन जब चित्र बनाता हूँ तो बंगला में मेरे इमेजेस नहीं आते हैं। तो मैं उतना ही यूरोपियन चित्रकार हूँ जितना यूरोप का चित्रकार है। मेरे ख्याल से जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो वैश्विक दृष्टि है, जो राष्ट्रवाद के दूर जाके वो मानवतावाद की ओर जाते हैं, चित्रकला में वो इस संदेश को इस वाक्य के जरिए देते हैं। इसी में हम ये जानना चाहेंगे, ये आपने कल के व्याख्यान में भी कहा कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल ये सही मायने में वैश्विक या मॉडर्न या आधुनिक चित्रकार कहे जा सकते हैं। उसके पहले जो भारत में है, जैसे मुगल मिनिएचर्स है या बंगाल स्कूल है, राजा रवि वर्मा है, तो क्या ब्रेक है और कहें कि क्या रेडिकल रप्चर है रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल का बाकी चित्रकला के विरासत? इत्तेफाक से इस पर कला समीक्षकों, इतिहासकारों ने बात नहीं किया। मुझे लगता है कि 2000 साल के इतिहास में हिंदुस्तान में जो आधुनिक शब्द है, मैं आधुनिक इस बात में मानता हूँ कि जो श्रृंखलाएं हैं, जो मतलब जो जिस तरह से हम एक जकड़ में फंसे रहते हैं, कि हिंदुस्तान की चित्रकला के इतिहास में बहुत साफ है कि दो बातें आई हैं कि वो चित्र या तो धर्मसत्ता द्वारा बनाई गई है या राजसत्ता द्वारा बनाई गई है। तो ये धर्मसत्ता और राजसत्ता किस तरह बनाती है कि वो एक संदर्भ कथा को देती है चित्रकार को, कि आप इस कथा पे चित्र बनाइए कि राधा कृष्ण से मिलने गए हैं, चांदनी रात है तो राधा कृष्ण बन रहा है, तो कृष्ण बनते समय उसको बताया गया कि कृष्ण जो है वो नीले रंग के शरीर के हैं, तो बनाया, तो उसने नीले रंग के शरीर के एक और बनाया जिसको कि राम कहेंगे। तो ये सब साहित्य द्वारा उनके दिमाग में बैठाई हुई चीज़ें हैं और वो चित्रकला में एक गुलाम की हैसियत से वो बनाते रहे। लेकिन ये संदर्भ कथा से जो मुक्ति है वो हम 1931-35 के आसपास अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिंदुस्तान के कला इतिहास का ये दशक जो है 1931 से 1941 का, मेरे ख्याल से अगर रिनेसा अगर कोई शब्द है और भारतीय कला के लिए, इसके लिए ये दशक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई भी चित्र देख लेंगे आप, ये बात और है कि शांति निकेतन के हमारे साथी लोग जो हैं वो इसकी छूट लेते हैं और उनके हर चित्र को एक उसमें उसका शीर्षक जड़ देते हैं, पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने किसी चित्र का कोई शीर्षक नहीं दिया है। और शीर्षक के बारे में वो रूस में जब गए थे, अपनी प्रदर्शनी कर रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपके चित्र का शीर्षक क्यों नहीं है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने हंस के कहा था कि अगर नहीं है और आपको ज़रूरत लगती है तो आप शीर्षक दे लें,
ये मुझे लगता है कि कोई मजाकिया वाकया नहीं है, क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर का ये कहना है कि हर चित्र का शीर्षक दर्शक देता है, चित्रकार नहीं देता है। ये साहित्य नहीं है कि आप उसका शीर्षक दे रहे हैं। दर्शक को आज़ादी देने की जहाँ तक बात है, जितनी आज़ादी चित्रकार चित्र रचना में लेता है, उतनी आज़ादी वो दर्शक को देता है उस चित्र का रसास्वादन करने में। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर और अमृता शेरगिल के चित्रों का अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि ये वो महिला हैं, वो चित्रकार हैं जिनके पास कल तक, मतलब बंगाली स्कूल के अगर चित्र देख ले तो उसमें तो आपको राजा रानी देवी देवता के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब आपको अगर यूं इतिहास को देखें तो आपको लगेगा कि रवि वर्मा का एक एक्सटेंशन है। रवि वर्मा जो कुछ कर रहे थे वही काम बंगाली स्कूल ने किया। अगर रवि वर्मा शकुंतला और विश्वामित्र की कहानी कह रहे थे तो यहाँ पे सम्राट अशोक और तिष्यरक्षिता उनकी पत्नी के बारे में चित्र हैं। तो इस तरह से जो है फिर शाहजहाँ के मृत्यु, ऐसे चित्र जो हैं वो मुझे लगता है कि एक एक्सटेंशन है। और उस दबाव को, जो हजारों साल के दबाव है, उसको तोड़ के अमृता शेरगिल का चित्र जब देखते हैं, 3 बहनें, 3 लड़कियां हैं, 3 बहनें, या मदर इंडिया या भारत माता, इन सब चित्रों में हम जिनको देख रहे हैं उनके बारे में कोई कथा जो है, जो पूर्व परिचित कथा हमारे पास नहीं है। जब हम देखते हैं तो उस कथा को हम एक दर्शक की हैसियत से उसको समझते हैं, अनुभव करते हैं। और चित्र को देखने की आज़ादी हमें सचमुच पहली बार मिली। इसके पहले जो था कि राम कथा पर है, तो राम कथा चित्र देखने के पहले ही आप कथा आपके दिमाग में है, आपको चित्र देखने की जरूरत नहीं। अब जो सुख है, जो सुख इस बात का कि भारतीयों का सुख क्या है चित्र देखने में, चित्र में आप क्या खोज पाते हैं? चित्र में हम ये पाते हैं कि परिचित जो संदर्भ कथा है उसको हम शिनाख्त करते हैं। जहां हमें वो नीले रंग का व्यक्ति मिल जाता है जिसके हाथ में धनुष है, तुरंत हम समझते हैं कि ये कृष्ण नहीं है, ये राम है, क्योंकि हम ये चित्र देखने के पहले परिचित हैं कि वो धनुष हाथ में लिए जो व्यक्ति है वो राम है, उसकी कथा ये है। आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके पहले चित्रकला पर एक दबाव था, मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, धर्म सत्ता और राज सत्ता का, और उसने उसको संदर्भ से जोड़ दिया चित्र को, और ये मेरे ख्याल से उसने उसका नुकसान किया या उसको अपने नैरेटिव को आगे ले जाने का माध्यम बनाया। एक्चुअली अगर आप देखें ना कि जो कथा है, जो चित्रकला में जो कथा संदर्भ को आगे बढ़ाने की बात है, जो धर्म सत्ता राज सत्ता के बारे में आपने बात की, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो चित्र में जब हम कथा पाते हैं, ये कथा कौन है जो हमको कथा सुना रहा है, ये कौन है जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इस कथा के आगे बढ़ाने से। जिस मुल्क में निरक्षरता इतनी बड़ी हो, हर जगह निरक्षरता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक और बात है कि हर 100 कदम पे आपकी भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है। ऐसे में धर्म का कारोबार चलाने के लिए चित्रकला से बेहतर कुछ चीज हो नहीं सकता था। अगर रवि वर्मा को देखेंगे, रवि वर्मा एक मानकीकरण करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज करते हैं कि अगर सरस्वती है तो उसका ये रूप होगा, किसी को आपत्ति नहीं है, सरस्वती का रूप है, वो चल रहा। लेकिन इस रूप की जब कल्पना करते हैं रवि वर्मा किसी योजना के तहत करते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, पर रवि वर्मा के चित्र में वो प्रामाणिकता है, जो रियलिज्म जिसे कहते हैं, वो रियलिज्म है कि उसके जो शरीर का जो एनाटॉमी है, जो अनुपात है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एक आम आदमी में होता है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रामाणिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप जामिनी राय को देखें या उसके पहले अगर कालीघाट पट के चित्रों को देखें तो उसकी जो आकृतियां हैं वो प्रामाणिक नहीं लगती, वो रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म है। वो ऐसा नहीं है कि रवि वर्मा ने क्या किया, बिल्कुल वही एनाटॉमिकल फीचर्स रखे। तो पहली बात तो ये है कि हमारे दिमाग में इस बात की एक संकेत मिलता है कि ये राम और लक्ष्मण और सीता और कृष्ण और राधा और ये जो पूरा जो परिवार कुल है, ये इसका अस्तित्व केवल पुराण में नहीं है, पुराण से हट के इतिहास के अंश बनते हैं। और इतिहास को जब आप, इतिहास है तो वो सत्य है, सत्य को जब अभिनय की मुद्रा में देखते हैं, जैसे रवि वर्मा के चित्रों में आप देखेंगे कि उसमें केवल एक, जैसे वराह
अवतार का चित्र है, एक मूर्ति का अनुकरण है मान लीजिए। लेकिन जिस चित्र में विश्वामित्र और शकुंतला से बातचीत हो रही है, मेनका से बातचीत हो रही है, जो भी प्रसंग है, उसमें आप उसकी नाटकीय उपस्थिति देखेंगे। जैसे कि पारसी थिएटर में दो अभिनेता आपस में बात कर रहे हैं, तो वो अभिनेता कौन है? मतलब उनका जो व्यक्तिगत जीवन में शायद वो एक मास्टर हो, कोई एक किरानी हो, लेकिन जब मंच पर हैं तो वो राजा हैं और एक दूसरे अभिनय कर रहे हैं वो चरित्र में, और वो इतना कन्विंसिंग हो जाता है उनके अभिनय से। वो अतिरिक्त चीज़ है जो एनाटॉमी के बियॉन्ड है, वो अभिनय, उनकी मुद्रा, उनके भाव हमें कन्विंसिंग लगता है। इस पूरे कन्विंसिंग प्रोसेस में एक चीज़ का मैं उल्लेख करूँगा यहाँ पे, ये जो कन्विंसिंग जो है, तो हमारे आम लोग जो भारतीय हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो चरित्र हैं, ये जितने भी चरित्र हमारे पुराण में हैं, ये चरित्र पुराण में नहीं है, हमारे इतिहास में है। जब आप इतिहास समझ लेते हैं तो आप उनके अस्तित्व को आसपास पाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कम से कम सीता की रसोई आपको 15-20 तो मिल ही जाएंगे। कहीं भी चले जाइए, वहाँ भीम यहाँ रुके थे और पंच पांडव यहाँ छिपे थे, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये वो मानसिकता है जिससे कि हम पुराण कथाओं को इतिहास में बदल लेते हैं, और चलते चलते एक दौर ऐसा भी आता है कि हम उनकी जन्मभूमि की भी तलाश कर लेते हैं। तब वो विवाद और कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो गया। जब आपको जन्मभूमि मिल गई, जैसे मेरे पिताजी का जन्म ढाका में हुआ था, तो उसमें कोई विवाद नहीं है कि पिताजी कहाँ थे, क्या थे। उनका जन्मभूमि जब आपने देख लिया, तब कोई विवाद नहीं। आने वाले ज़माने में आने वाली पीढ़ियाँ जो है, तो उस तरह से देखेगी इतिहास को, उस तरह से देखेगी अपने पुराण कथाओं का जो माधुर्य है, जो पुराण कथाओं का जो असर है, उससे हम निकाल के उनको इतिहास कथा में बदल दिए। यहीं पर एक बात छोटी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा। जैसे आपने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके बारे में, जैसे हम पटना कलम की पेंटिंग्स में, तो उसमें भी राजा वगैरह नहीं है, लुहार है, कुम्हार है, कॉमन मैन है, तो इनको ट्रेडिशन में कहाँ रखा? जब भी आज इधर के दिनों में जो बात करते हैं, हम प्रायः भारतीय कला की बात करते हैं ना। जो भारतीय शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में सन 47 के भारत की कल्पना रहती है, हमारे दिमाग में उसके पहले की भारत की कल्पना नहीं रहती है। जैसे कि आपने कहा पटना कलम, जैसे कि मैंने कहा आपको कालीघाट पट, जैसे कि तमाम तरह के स्थानीय कलाएं जो थी वो इतनी विच्छिन्न थी, एक दूसरे को संपर्क नहीं था कि इसका बहुत बड़ा असर भारतीय कला संदर्भ में नहीं देख पाएंगे। ये बात और है कि बिहार के कला संदर्भ में या पटना के कला संदर्भ में इसकी अपनी भूमिका होगी। इतिहास को जब हम लिखेंगे, इसलिए इतिहास को, भारतीय कला के इतिहास जब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बात यह है कि आगरा में जिस समय आगरा में जो चित्र बन रहे थे दरबार में, अकबरनामा, जैसे बसावन थे और पयाग थे, ऐसे समय समय के चित्रकार हुए, उन्होंने बनाए। पर पयाग और बसावन और ये लोग जो थे, ये अकेले तो नहीं थे, ये भी किसी स्कूल से आए होंगे, कहीं पे उन्होंने सीखा होगा, वहाँ और भी लोग कलाकार रहे होंगे। वे कलाकार जो लोक कला के नहीं हैं, वो शहरी कला के हैं, जो कि राज दरबारों में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कलाओं की रचना की। ऐसे लोगों के जो साथी थे, जो चित्रकार थे, जो समाज में चित्र और विषय में बना रहे होंगे, उसकी कोई अस्तित्व हमारे इतिहास में नहीं है। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास जब हम एक सांस में कहते हैं तो हमें रुक के सोचना चाहिए, ये एक आंशिक इतिहास है, क्योंकि राज दरबारों से और राजमहलों और मंदिरों के से गुजर के आया हुआ जो चित्रकला का इतिहास है वो बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि भारतीय जनता का चित्र क्या रहा है, अगेन मैं फिर दोहराऊंगा कि मैं लोक कला की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शहर में, जैसे कि आप इसका एक सहज सा उदाहरण मैं दूंगा, इतना सहज हालांकि है नहीं। जैसे कथा है कि तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे और वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और वो राजमहल द्वारा पोषित कलाकार थे। लेकिन उसके समानांतर उस समाज में संगीतज्ञ थे, बैजू बावरा थे, तानसेन के गुरु थे। तो इसका मतलब है कि जनता के बीच में उसके समानांतर धारा हम चिन्हित कर पाते हैं, पर चित्रकलाकार बैजू बावरा कहाँ है, इसकी खोज हमें नहीं मिलती। इसलिए मैं इस इतिहास को पूरे समूचे रूप में लेने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ये अधूरा इतिहास है। यहाँ पर अशोक जी, जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण आपकी अभी नई किताब है चित्त प्रसाद के ऊपर,
उसके पहले आपने चित्त प्रसाद पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी लिखी, जैसे चित्त प्रसाद के चित्रों में सशस्त्र विद्रोह, सोमनाथ होर, जैनुल आबदीन या कमरुल जो बांग्लादेश चले गए, इन लोगों की जो धारा थी, और हम चाहें थे इस पर थोड़े ठीक से रोशनी डालें। और अचानक हम लोग को ये बताया जाता है कि 47 में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बनता है, यहीं से आधुनिक कला बनती है, तो इसमें ये लोग शामिल नहीं रहते हैं। जबकि आपने जो पैमाने बताए कि देवी देवताओं और राजाओं के चित्र, वो तो न तो चित्त प्रसाद में है, न सोमनाथ होर में है, न इन लोगों में है। जैसा कि मैंने कहा कि अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का क्या योगदान है, और मैंने जैसे कहा कि वो एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से कला एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। तो नई दिशा की ओर बढ़ती मतलब हिंदुस्तान की कला समूचे रूप से नई दिशा की ओर नहीं बढ़ी, वो एक बाइफर्केशन दिखता है कि उन्होंने सिद्ध किया कि चित्रकला का जो परिसर है वो केवल राजा रानी और देवी देवताओं के लिए नहीं है, वहाँ पे आम लोग भी आते हैं। अगर अमृता शेरगिल इस चीज़ को ना बनाती, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की चित्रकला में चित्त प्रसाद, जैनुल आबदीन, इन लोग नहीं पैदा होते। हमें गौर करना पड़ेगा कि वो दूरी है। 41 में अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर और अमृता शेरगिल जाते हैं तो ये 42-43 का समय है जब आप देखते हैं कि चित्रकला में एकदम समूचे रूप से एक अलग पीढ़ी आती है जिनमें कि जन पक्षधरता बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपने जो कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे लगता है कि चित्रकला की एक भूमिका होती है, बहुत ही जटिल भी होगी, वो ये है कि वो एजिट प्रॉप भी होता है। जैसे एक एजिटेशन है, एक आंदोलन चल रहा है, उसमें चित्रकला का योगदान के लिए कुछ चित्र बनते हैं, और जब आंदोलन खत्म हो जाता है, उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है या बिखर जाता, कुछ भी होगा, वो चित्र भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लेकिन ये जो चित्रकार थे, चित्त प्रसाद हो, जैनुल आबदीन हो और सोमनाथ होर हो और कमरुल हसन, सुनील जाना जैसे फोटोग्राफर, मानी इन लोगों के काम में ये है कि इनके काम को अगर आप देखेंगे कि इन्होंने मान लीजिए कि रेल हड़ताल, डाक हड़ताल या तेभागा आंदोलन, इसके ऊपर उन्होंने चित्र बनाए, तो आपको लगेगा तो एजिट प्रॉप है, ये तो एजिटेशन प्रोपेगेंडा का अंग था, उन्होंने चित्र बनाए। लेकिन जब वो तेभागा आंदोलन नहीं रहा, जब मुल्क आज़ाद हो गया, और आज की तारीख में 2024 में जब हम जो पीढ़ी उस चित्र को देखेगी, हो सकता है कि वो तेभागा आंदोलन के बारे में न जानती हो, उसके बावजूद भी वो चित्र के सामने एक चित्र की हैसियत से वो एक महान चित्र है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। अगर आपने जैनुल आबदीन के अकाल के चित्र देखे हों तो मेरे माताजी पिताजी जिन्होंने कि वो अकाल देखा था, वो लोग जब रिस्पॉन्ड करते थे इन चित्रों की तरफ देख के करते थे, तो वो आइडेंटिफाई करते थे कि 42-43 का ये बंगाल है जहाँ पे जो 43 का जो लेकिन जब हम देखते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो वो कहेगी कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए, ये जो मनुष्य की ये दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। वो ये भी सवाल करेगी कि ये दुर्दशा है किसके लिए, तो चित्र के परिसर के बाहर उस शक्ति को वो आइडेंटिफाई करेगी जिसके कारण की दुर्दशा है। तो इसलिए ये चित्र का एक अलग पैमाना मिलता है कि 43 अब नहीं है, अब अकाल नहीं है, आज ये चित्र इथोपिया का चित्र बन जाता है। ये जो वैश्विक एक रेफरेंस उसको मिल जाता है, एक संदर्भ मिलता है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े चित्र की निशानी है। और इसी के चलते मैं आगे और बताता हूँ कि इसी कारण से जो बढ़िया, जो अच्छे युद्ध चित्र हैं वो दरअसल बनाए जाते हैं जिस कारण से, जैसे कि भारत और किसी और मुल्क के साथ युद्ध हो तो आपको चित्र मिलेगा कि भारतीय सेना जो है उसको रौंद दे रही है, तो हमें बड़ी खुशी है। तो उसी तरह से हमारे जो विदेशी जो शत्रु राष्ट्र हैं उनके यहाँ चित्र बनते हैं कि वो आक्रमण कर रहे हैं, हमारी सेना ध्वस्त हो रही है। तो इन सब के ऊपर जो है जब ये संदर्भ चले जाते हैं, क्योंकि स्पेन और फ्रांस के बीच का जो जो 1808 वाली जो आपने वाला जो है गोया का चित्र है, अब उसमें दो शक्तियां हैं, एक है फ्रेंच है और दूसरा है स्पेन है। अब आज वो चित्र कौन देख रहा है, हम आप देख रहे हैं ना, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो जो युद्ध चित्र है जिस कारण बनाए जाते हैं, कालांतर में वो अपने संदर्भों से मुक्त होकर युद्ध विरोधी चित्र हो जाते हैं। तो यही चित्रकला की एक खासियत है कि कोई भी संदर्भ हो, कोई भी कथा हो, हम चाहें ना चाहें, वो अपने आप में कला में वो शक्ति होती है कि वो अपने संदर्भ कथा से मुक्त होके हमारे पास आती है। यहीं पर ये सवाल आता है, जैसे
इन सब लोगों का जो आपने नाम लिया, इन लोगों को कहा गया कि आप प्रोपेगेंडा चित्र बनाते हैं या कला में इस तरह की चीज़ों को विजातीय तत्व माना गया। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एक प्रोग्रेसिव जो बाहर जो पॉलिटिक्स थी उसके साथ इन लोगों का एक जुड़ा था, मूवमेंट था। लेकिन प्रोग्रेसिव नाम से जो आर्ट मूवमेंट शुरू किया सो कॉल्ड 47 में, सुजा, हुसैन, गायतोंडे, रजा, इन लोगों ने उस धारा के साथ क्या कोई संपर्क बनाया, या अगर नहीं तो क्यों, और फिर उनको क्या प्रोग्रेसिव कहा जाएगा? देखिए, भारतीय चित्रकला के इतिहास का अगर सबसे हास्यास्पद कोई चीज़ है तो मैं समझता हूँ 47 में जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना, क्योंकि ये मिसनॉमर है। क्योंकि प्रोग्रेसिव, जैसे कि अगर एक बहुत बड़ी गैलरी है दिल्ली में, दिल्ली आर्ट गैलरी, उसकी एक पुस्तक है, वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के ऊपर है। उसकी भूमिका में किशोर सिंह ने एक जगह लिखा है कि प्रोग्रेसिव शब्द एक ट्रेड वर्ड है। ये इससे ये चिन्हित होता है कि ये 6 कलाकार हैं जिनको कि ऑक्शन मार्केट में भी कहीं पे भी आप इसको एक ब्रैकेट करते हैं। ये भारतीय कलाकार की कीमत अगर 10,000 रुपये है तो पीएचडी के आर्टिस्ट की कीमत जो है 50,000 रुपये होगी, क्योंकि उनको उस तरह से बनाया गया। तो ये इसके साथ जो लेफ्ट एंड राइट का जो मसला है कि हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव का मतलब लेफ्ट होता है, ये इन अवधारणाओं से मुक्त होकर ये बहुत साफ लिखा है किशोर सिंह जी ने, कि पहली बार उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके साथ कोई प्रोग्रेसिव का संबंध नहीं है। लेकिन जब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाते हैं तो उनका हैंगओवर किस बात का है? हैंगओवर ये है कि प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप इप्टा के साथ जब बन रहा है सन 36 के बाद, जो पूरे एक के बाद एक संगठन बन रहे हैं, और जो प्रगतिशील लेखक संघ बनता है, उसी धारा में कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित होके एक व्यक्ति, जाहिर है कि मौका परस्ती भी उनके पास रही होगी, कि उस जो बहती हुई हवा थी उसके साथ वो लग लिए और उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाए। तो ये प्रोग्रेसिव शब्द जो है उस कम्युनिस्ट आंदोलन से उधार लिया गया शब्द है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस समय को देखिए, 47 का समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने इसके बारे में नहीं लिखा है और मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ। शायद आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करूँ कि 47 बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस बात पे नहीं है कि हिंदुस्तान 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा है, ये सवाल नहीं है। अगर वैश्विक इतिहास को देखेंगे, उस समय को देखेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध को अगर देखेंगे तो उसमें एक मित्र शक्तियां हैं, जिसमें रूस और अमेरिका दोनों एक साथ। सोवियत संघ बहुत बड़े फलक पे है, और वो रूस और अमेरिका दोनों मिलकर मित्र शक्ति है, और जिसमें कनाडा भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, ये सब मित्र शक्ति है। और शत्रु शक्ति के ऊपर हम चिन्हित करते हैं तो जर्मनी को, जापान को करते हैं। पर जिस दिन फासिस्ट लोगों का, पर जिस दिन युद्ध खत्म होता है तुरंत दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, कोल्ड वार। वो कोल्ड वार जो शीत युद्ध है वो अमेरिका और रूस ब्लॉक के बाद साथ होता है। इतिहास बता रहा है कि ये जो रूसी जो ब्लॉक कह लें हम, जिसको सोवियत ब्लॉक को हम कहें कि प्रोग्रेसिव कह लें, अगर मान लीजिए कि इसको अगर चिन्हित करने के लिए हम कहें, तो आप देखेंगे कि उस समय जो लेखक संगठन है विश्व के, जो छात्र संगठन है, वो अपने आप जो है प्रगतिशील विचारधारा के साथ जुड़ रही है, जो एक हवा बह रही है। और आमतौर से लोग जो मानवतावादी हैं वो स्वतः उसकी जो परिणति है वो प्रगतिशील होने में दिखाई दे रही है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन चित्रकला में हमें दिखाई पड़ता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को लाते हैं, और ला के उनकी क्राइसिस इंटरनेशनल क्राइसिस नहीं है, उनकी क्राइसिस उनके मुल्क की क्राइसिस थी। मुल्क की क्राइसिस मतलब ये है कि आम अमेरिकन जो है उस विचारधारा के प्रति आकृष्ट हो रहा था जिसे हम प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। अमेरिकन ब्लॉक के लिए बड़ी भारी क्राइसिस थी। उन्होंने अपने मुल्क में ये कहा कि भाई ये एक वैकल्पिक कला आपके सामने है, चाहे वो कैंडिंस्की हो, चाहे ये जैक्सन पोलक हो, ये लोग ये काम कर रहे थे, पर ये मूल धारा के चित्रकार नहीं थे। मूल धारा के चित्रकार जिन पे कि अमेरिकन अपने को आइडेंटिफाई करता था वो वायत थे, जो क्रिस्टीनाज वर्ल्ड के जो वायत हैं, ऐसे चित्रकार थे जिनको कि हम एक अलग ढंग से जानते हैं। आम अमेरिकन उसके प्रति आकृष्ट होता था, उसमें मानवीय मूल्य थे। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें एक एकदम हाशिए के बाहर जो कला, एक उच्छृंखल लोगों की कला है,
कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, वो चित्र बना रहे हैं और जो मन में आए। तो चित्रकार उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनके लिए समीक्षक तैयार किए गए। समीक्षकों ने अपनी भाषा तैयार की कि भाई जैक्सन पोलक की बात करेंगे तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, कैंडिस के लिए ये शब्द करेंगे, रोथोको के लिए ये शब्द करेंगे। तो मतलब चीज़ें डिफाइंड होकर बहुत ढंग से उन्होंने उसको लॉन्च किया और सरकारी पैसे में इन चित्रकारों के चित्र अचानक जो है करोड़ों रुपए कीमत हो गई। अब ये जो काम हुआ विद इन अमेरिकन स्टेट हुआ, तो इसका विरोध भी हुआ। अगर इतिहास को देखेंगे, अगर आप उस समय के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो अमेरिका का विरोध हुआ कि आपने पब्लिक मनी को आप इस तरह से नष्ट कर रहे हैं। अब ये दूसरा फेज आता है जिसके साथ हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। दूसरा फेज आता है कि कुछ बहुत बड़े व्यापारिक संगठन, जैसे आज हमारे देश में जिस तरह से है कि दो ऐसे व्यापारी वर्ग है, ग्रुप है जो कि पूरा चीज देश को संभाल रहे हैं, उस समय भी ऐसा ही था। तो फोर्ड है, रॉकफेलर है, इनके बारे में बताया जाता है। इनके जरिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया, उसके चलते हवा आई, वजीफा मिला, सर्टिफिकेट मिला, आपको स्कॉलरशिप मिला। आज आप एक नई किताब आई है जिसका नाम है कि इंडियन रॉकफेलर आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट जिनको कि रॉकफेलर का स्कॉलरशिप मिला था। तो मैं कहता हूँ कि मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सक्रिय हूँ, मुझे तो कोई स्कॉलरशिप देने नहीं आता है, मुझे कोई विदेश मिलने जाता है। हिंदुस्तान के जो कला समीक्षक थे वो विदेश के टूर से लौटते थे, उनके बक्से खुलने के पहले दूसरा टूर आ जाता था। कोई पोलैंड जा रहा, कोई इंग्लैंड जा रहा, कोई अमेरिका जा रहा, कोई म्यूजियम देखने जा रहा। वो आज कहाँ है? आज इसलिए नहीं है कि शीत युद्ध नहीं है, अगर होता तो आज वो भी होता है। तो 47 के बारे में बात कर रहा हूँ कि 47 में जो विदेशी प्रभाव था उस बम्बई में ज़्यादा था। बम्बई और दिल्ली की तुलना में बम्बई का आज़ादी के पहले से वहाँ पे विदेशियों, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, विदेशियों का बहुत असर था वहाँ पे। व्यापारी, वहाँ का जो पूरा जो व्यापारिक जो माहौल था उसमें, जैसे कि आपके लार्सन टूब्रो, किसके जो लार्सन साहब थे वो बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर थे। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो वो थे, इन लोग सब, इन लोग नहीं, जैन नहीं, विदेशियों की बात कर रहा हूँ। कुछ प्रमुख विदेशी लोग थे जिन लोग आर्ट कलेक्टर थे जिन्होंने कि बॉम्बे के आर्ट को प्रभावित किया। उसमें सूजा ने जिस तरह से एक संगठन को लॉन्च किया जिसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये मिसनॉमर इसलिए कहता हूँ कि उस समय 47 में उसी शहर में चित्त प्रसाद है, चित्त प्रसाद नहीं शामिल होते हैं। मुझे नहीं पता कि चित्त प्रसाद शामिल नहीं होते या उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन अगर वो उनको शामिल किया गया होता तो इस संगठन के लिए बहुत अस्वस्थिकर होता मामला, क्योंकि चित्त प्रसाद को नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि किसी भी कलाकार का जनता के साथ कोई संबंध नहीं था, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। कम से कम उतना नहीं था जितना कि और लोगों के साथ था। और दूसरी बात कि आप डे वन से देखेंगे कि मैं अखबारों को देख रहा था, सन 47 के आर्काइवल जो न्यूज़पेपर्स निकले हैं उनको मैं देख रहा था कि टाइम स्पोर्ट्स नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जो स्पोर्ट्स में पत्रिका थी, उसमें पीएजी के एग्जीबिशन का रिव्यू आ रहा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स के पत्रिका में भी उनका आ रहा। तो आपको लगेगा कि उन पत्रिकाओं के अगर अध्ययन करें तो उस समय जितने न्यूज़पेपर हैं और जो भी मैगजीन्स हैं उसमें ऐसा लगा कि अचानक इनको ये 6 कलाकार जो मिले हैं ये एकदम रत्न है। और इतना घालमेल कहीं नहीं है कि आज की तारीख में भी जो कलाकार जिंदा हैं, जैसे कि किशन खन्ना जिंदा है, कोई कहता किशन खन्ना पीएजी के नहीं है, कोई कहता कि भाई पीएजी के सदस्य हैं, कोई कहता राम कुमार सदस्य हैं। मतलब कौन सदस्य हैं कौन नहीं है यही नहीं समझ में आता। क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि मैं कहूँ मेरा नाम भी जाए कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का मैं सदस्य हूँ, चाहे वो ग्रुप रहे ना रहे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें पीएजी एक ब्रांड है, उस ब्रांड के आप शामिल हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉक्टर गैम्बल एक ब्रांड है, उसका साबुन जो है आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका प्रॉक्टर गैम्बल का साबुन है। तो इतना मतलब दोषपूर्ण पूरा माहौल है कि जहाँ पे कलाकार से ज़्यादा महत्व कला संगठन का है जिसका कोई आधार नहीं है। आप किस बात का संगठन, किस बात की बात कर रहे हैं? आप अगर आधुनिकता की बात कर रहे हैं, आपने कहीं भी इस डिस्कशन में आपने बंगाली स्कूल को खूब मन भर के गरियाया पीएजी में। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, क्या सूजा को पता था कि बंगाल का एक कलाकार है जो विश्व कवि भी माना जाता है, रविंद्रनाथ की एक पेंटिंग उन्होंने देखी थी क्या?
बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। 1941 में रविन्द्रनाथ ठाकुर गए, 47 में आप कर रहे हैं। आप जो हैं दुनिया भर के यूरोपियन आर्टिस्ट को जानते हैं, पर आप हमारे देश के लोगों को नहीं जानते हैं। और उन लोगों में अगर देखेंगे कि अगर आज आप पूरे दुनिया के आप ऑक्शन को देखेंगे, उसको अगर आप देखेंगे इंडियन आर्टिस्ट कौन कौन है, उसमें अगर आपको 15 आर्टिस्ट आप ढूंढ लेंगे तो मुझे लगता है कि 13 आर्टिस्ट ऐसे मिलेंगे जो आज़ादी के बाद विदेश जा रहे थे, जिन लोगों को वजीफ़ा मिल रहा था, जिन लोगों को सम्मान मिल रहा था, वही आज मार्केट में रूल कर रहे हैं। उसके बाद की पीढ़ी के आर्टिस्ट जहाँ पे हम आप सब खड़े हैं, इन लोगों के लिए मार्केट को नहीं खुला है। इनको क्या किया गया कि इनको लगा दिया गया कि आप थोड़ा ऐसा काम कीजिए कि आप इंस्टॉलेशन में लग जाइए, आप परफॉर्मेंस में लग जाइए, जिससे कि मार्केट में जो पेंटिंग है ना, इसमें अचानक संख्या ना बढ़ जाए। हम पुरानी चीज़ों को लेके जो आर्ट का एंटीक में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो आर्ट है, आर्टिस्ट के मर जाने के बाद उसके जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसकी कीमत इसलिए भी बढ़ती है कि ये उस कलाकार का है जो अब नहीं है, अब ऐसा चित्र नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे उसको जो उसके संग्राहक जो होते हैं वो फिर आर्ट को नहीं कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो एंटीक को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके संदर्भ में मैं पीएजी की भूमिका और उसके बाद की भी, पीएजी ऐसा है कि पीएजी के आर्टिस्ट आज अगर कोई जिंदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएजी के अस्तित्व के ऊपर, उसके होने के ऊपर हिंदुस्तान का आर्ट मार्केट जिंदा है। यहीं पर एक और पर आपकी राय जानना चाहेंगे, टिप्पणी। आपने इम्पोर्टेंट बात की कि प्रोग्रेसिव इन लोगों ने नाम भले लगाया, लेकिन उसके ठीक बात हम देखते हैं कि 47 में बनता और 50 आते आते तक सूजा रजा सब छोड़ देते हैं। 47 में ही कोल्ड वार के शुरू में CIA बनता है, और आपने जैक्सन पोलक का नाम भी बताया कि CIA ने बहुत इंटरवेंशन करके मनुष्य का चेहरा पेंटिंग से गायब करके एब्स्ट्रैक्ट में कर। तो क्या ये लोग, अगर हम सीधे सीधे पूछें आपसे कि अमेरिकन जो कोल्ड वार एंटी सोवियत पॉलिटिक्स थी, CIA द्वारा रन, चाहे वो कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम हो गया, क्या इसके शिकार होके इन लोगों ने बहुत नुकसान किया भारतीय चित्रकला का? नहीं, नुकसान क्या कि भारतीय चित्रकला के रूप में कोई बात उभर ही नहीं पाई। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि उसकी मौलिकता नहीं है। जो चित्र हम देखते हैं उसकी मौलिकता नहीं है। अब जितना, जैसे कि 47 के बाद के पीरियड देखें तो हम लोग लाइब्रेरीज में किताबें आना शुरू हुई जिसमें कि विदेशी कला के बारे में जानते रहे, नहीं वरना उसके पहले क्या, गोया के 2 चित्र देख लिए, पिकासो के 2 देख लिए। लेकिन जो आधुनिक कला की जो प्रवृत्तियां हैं वो USIS लाइब्रेरी के ज़रिए और भी जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के ज़रिए जब हम लोग देखा, तब धीरे धीरे वो चीज़ हमारे आंखों के सामने से गिरने लगी। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये चित्रकार किस चित्रकार द्वारा, विदेशी चित्रकार द्वारा प्रभावित है। और प्रभावित भी एक शोभनीय शब्द है, एक भद्र शब्द है, अगर मैं कहूँ नहीं नकल है। तो वो बड़े चित्रकार है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन जब हम देखते हैं, जब चीज़ें खुल रही हैं कि इसमें क्या मौलिकता है, तब तक मार्केट ने टेक ओवर कर लिया। तब तक उनकी कीमत 1 करोड़ रुपए पहुंच गई। अब 1 करोड़ से वो कम तो नहीं होगा। 1 करोड़ में जो खरीदा है वो 2 में बेचेगा, तो ये अलग धारा में चली जाती है। इसके साथ कला का कोई रिश्ता नहीं है। मैं एकदम उस पर बात ही नहीं करना चाहूँगा कि वो कला, मैं मार्केट का आदमी नहीं हूँ कि मैं मार्केट बात करूँ। मैं एक चित्रकार हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलिकता कहाँ से आएगी। जब आप एक तरफ तो आपका क्राइसिस इस बात का है कि आपके फॉर्म के लेवल में आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जो विदेश में एक साजिश के तहत चित्रकला में जो मनुष्य की उपस्थिति को आप नेगेट कर रहे हैं, ऑब्लिटरेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला ये निकाला कि अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो मनुष्यता भी नहीं रहेगी। तो जाहिर है कि उसमें जब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब आपने रंग लगाया और एक सपाट रंग लगाया, पीला रंग है सपाट लगाया, तो समीक्षकों ने उस कलाकार को, 3 कलाकारों को गुड बनाया कि वो फ्लैट सरफेस एब्स्ट्रैक्शनिस्ट कहे गए। जहाँ पे उसका जो एज था वो धीरे धीरे दूसरे रंग में विलीन नहीं हो रहा था, एकदम एक जगह पे खत्म हो रहा था रंग। उसको कहा गया कि हार्ड एज आर्टिस्ट। जैक्सन पोलक के बारे में अगर समीक्षाएं पढ़े उस समय के लोगों ने ये कहा कि साहब कमाल का आर्टिस्ट है। क्यों? कि उसने कैनवस के ऊपर ब्रश से पेंटिंग किया पर ब्रश को छुआया नहीं। बताइए इस इशू पर
आप आलोचना लिख रहे हैं, आप समीक्षा लिख रहे हैं कि उसने रंग को टपकाया है, ब्रश को छुआया नहीं। अरे भाई, आपने टपकाया है, ये छुआया, जो भी किया है, अंततः चित्र जो है चित्र है। जैक्सन पोलक तो सीआईए के डार्लिंग भी माने जाते हैं। अरे जाएंगे ही भाई, और उनकी कला में एक डायनामिक था। मैं ये कहते हुए कि वो साजिश के अंग थे, मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार हूं कि ये चित्रकार सीआईए के देन है ना। ये लोग पहले काम करे, कैंडिंस्की के साथ सीआईए के साथ इस्तेमाल किया गया, और उनके भाई जिस उम्र में वो चित्रकार लोग सामने आए हैं, तो उस उम्र में अगर किसी को अचानक पैसा मिलने लग जाए, उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रातों रात उनको इतना पैसा मिला, उनको समझे में नहीं आया कि इसका करे तो करे क्या। तो पर इसने विश्व के पूरी कला को असर किया, इसमें कोई शक नहीं। और जस्ट एक ये कहना कि ये एक साजिश था, इतना कहने से हम मुक्त नहीं होते। मतलब सरलीकरण ना, लेकिन ये कि उसने अपने हक में इसका असर है। और हमारे लिए आज बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है, जिस तरह से भी आया है, वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आर्ट नहीं है केवल इस बात है कि उसके पीछे सीआईए का हाथ था या कि उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी। इस आधार पे आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। आर्ट आर्ट है। आप कौन है उसको नेगेट करने वाला? आपको नहीं पसंद है, मुझे ऐसे वो चित्र नहीं पसंद है जहाँ देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, मुझे अर्थ नहीं लगते हैं। लेकिन रवि वर्मा के चित्र मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि रवि वर्मा की मुझे वो हिम्मत दिखाई पड़ती है कि एक कलाकार जो पहली बार हिंदुस्तान में अपने कमरे को कमरा न कह के वो स्टूडियो में तब्दील कर रहा, वो पूरी तरह से पेंटिंग कर रहा, और पेंटिंग कर लेने के बाद पूरे अधिकार के साथ उस दायित्व तो लेता है, जिम्मेदारी लेता हुआ हस्ताक्षर कर रहा। मैं कहता हूँ कि ये जो कंप्लीट आर्टिस्ट का जो कंसेप्ट है, ये रवि वर्मा शुरू होता है। और हमारे कई साथी, तथाकथित प्रगतिशील साथी लोग रवि वर्मा को नकारते हैं इसलिए, जबकि ये बात नहीं है। रवि वर्मा में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको अध्ययन करना चाहिए, फिर आप उसको, उस टेंडेंसी, उस प्रवृत्ति को आप नकारें या स्वीकारें। दोस्तों, हम लोग लगभग अंत की तरफ आ गए हैं। कई मसलों पर हम लोग अंत में थोड़ा ये जानना चाहेंगे अशोक जी की अभी जो समकालीन कला परिदृश्य है, खासकर हम चाहेंगे हिंदुस्तान के बारे में आपकी ज़रूर टिप्पणी करें। जो बड़ी गैलरियों की भूमिका है, अभी जो कला परिदृश्य है, कई तरह के रजा फाउंडेशन जैसा है, किरण नाडार म्यूजियम है, इंटरनेशनल, अभी कला परिदृश्य को, चूँकि आपका लंबा अनुभव रहा है, ये पूरी रवायत से परिचित हैं, इतिहास के मोड़ों से वाकिफ, अभी उसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, ये तो खैर बहुत ही बुरा समय है, इसमें कोई शक नहीं है। बुरा समय इसलिए कि चित्रकार जो है अपनी जिम्मेदारी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। जब भी मैं एक चित्रकार की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और उसके लिए मैं कला का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब भी मेरे दिमाग में ऐसा आया है, मैं सोचता हूँ कि हर एक के साथ ऐसा हो कि जब भी हमें लगे कि चित्रकला, मैं चित्रकार हूँ और चित्र को बिकना चाहिए, तो हमारे अपने कवि मित्रों की ओर देखना चाहिए, हमें रंगकर्मियों को देखना चाहिए कि ये कविता लिख के आपको, हम जब 74 में जब चित्रकला की ओर आए, उस समय मेरे जो कविता के दोस्त जो कविता लिखते थे, उनको अगर उनकी कविता छप गई कहीं पे तो 50 रुपये 25 रुपये मिला करते थे। तो कलाकार तो वो भी थे, संघर्ष वो भी कर रहे थे, वो शायद किसी बस के कंडक्टर बन की नौकरी कर रहे थे और कविता लिख रहे थे। पर हमने कहा कि नहीं, हम चित्रकार है, कंडक्टर कैसे बने? पर हमारे जो श्रम को हमने पहचाना नहीं, जो हमें हमारी जीविका के लिए जिस श्रम की ज़रूरत है, कला के लिए वो श्रम अलग होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि चित्र हम इसलिए बना रहे हैं कि हमको बिकना है, तो फिर बाजार खड़ा मिलता है आपको लेने के लिए, फिर वो अपनी शर्तें आपको दिखाता है। जो भारतीय चित्रकला की 2-3 गड़बड़ियों के बारे में मैं उल्लेख करूंगा कि राजा रवि वर्मा वगैरह की तो बात छोड़ दें, वो तो एक ऐतिहासिक संदर्भ में बात करेंगे, पर आधुनिक चित्रकला पे जिनका सीधा सीधा असर है वो जामिनी बाबू का है। जामिनी राय एक ऐसे कलाकार थे जो कि यूरोपीय कला से दीक्षित थे, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली उन्होंने अपना फॉर्म डेवलप किया जो कि बांकुड़ा की लोक कला में वो उसको अस्तित्व में था, और फिर कालीघाट पट में भी आप उन रेखाओं को पहचानते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने उसको बनाया।
तो बनाने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है, लेकिन उसके साथ साथ उसने दो बातें की। एक तो उनके चित्रों में जो भी है बहुत ही खिलौनों का रूप है, बहुत निरीह है उनकी उपस्थिति, चाहे वो युद्ध चित्र बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, महाभारत की चित्र बना रहे हैं, वो एक डिज़ाइन और एक खिलौने का रूप है, क्योंकि उनका जो उत्स है वो बाकुड़ा के खिलौने थे। ये आपकी चॉइस है, इसलिए मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आलोचना इस बात की कर रहा हूँ कि पुजारिनी जैसे एक चित्र है और उन्होंने बनाया और एक खरीदार आया, उसने खरीद लिया, दूसरा खरीदार है, उसने कहा कि हमें एक पुजारिनी बना के दीजिए, उन्होंने तुरंत बना दिया। इस रिप्रोडक्शन करने लगे। रिप्रोडक्शन करने के चलते उन्होंने जो कुछ किया अपने लिए वो तो अलग बात है, उन्होंने हिंदुस्तान की कला को गड्ढे में भेज दिया। आज हिंदुस्तान में अगर अशोक भौमिक हो, चाहे वो अनीस अंकुर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको हिंदुस्तान में सफल होना है तो उसको अपने को रिपीट करना है। ये मुझे लगता है कि ये कला विरोधी है। जहाँ से शुरू होता है, जामिनी राय से शुरू होके, अगर आपका घोड़ा प्रसिद्ध हो जाए, आप 2500 घोड़ा बना लेते हैं, आपका बिंदु प्रसिद्ध हो जाए तो आप 2000 बिंदु बना लेते हैं, और कोई प्रश्न नहीं उठाता। क्योंकि इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि मार्केट के लिए, बाजार के लिए ये बहुत उपयोगी है। आपका अगर लक्स साबुन बिक रहा है तो प्रोडक्शन जरूर बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर कवियों से पूछे कि आप एक नदी के ऊपर एक कविता लिखिए, और बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने नदी के ऊपर, कहा एक दूसरी कविता लिखिए, 2 कविता लिख दिए, पर ऐसा तो नहीं है कि आप 200 कविता नदी के ऊपर लिख डालेंगे, उसके बावजूद भी आप रचनाशील माने जाएंगे। पर चित्रकला में ये मंजूर है। लेकिन ये चित्रकला का जो ये पक्ष है, भारतीय चित्रकला का पक्ष, मुझे कुछ विदेशी जगहों पे जाने का मौका मिला, मैं उन देशों में गया, कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी। ये आधुनिक भारतीय कला की विशिष्टता है, दोष है, कुछ भी कह लीजिए, हमें सजग रहना पड़ेगा। नंबर 2, हमारी कला जो है समाज के एक वर्ग द्वारा संचालित है। वो वर्ग जो है अपने ड्राइंग रूम में किसी मनुष्य की उपस्थिति उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है। अगर मान लीजिए यही कारण है कि उसने अमूर्त कला को प्रधानता दी, तो एक समय था जब हम लोग शुरू कर रहे थे, उस समय था कि कुछ भी कर दीजिए कैनवस में। हमारे मित्रों के बीच में बात होती थी, यार एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनानी है तो क्या करेंगे, हमने ये प्लान किया कि यहाँ स्प्रे करेंगे, यहाँ पे रंग करेंगे, थोड़ा सा थिक कलर लगाएंगे, मतलब पूरा एक अद्भुत अंधेरे में कोई चीज़ रचने की बात थी। लेकिन साथ में ये भी था कि दिल्ली बम्बई में जो संग्राहक थे, जो क्रेता थे, जो अपने ड्राइंग रूम के लिए पेंटिंग खरीद रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट हो। मैंने कई बार, मेरे साथ ऐसा हुआ कि होटल जो इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, उन लोग कहते हैं कि आपके चित्र हम चाहते हैं पर ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एब्स्ट्रैक्ट है। होटल में कोई चित्र देखने नहीं जाता है, आप एक कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, वहाँ चित्र उपस्थित जरूर होगा, पर आप आँख उसकी उपस्थिति को देखेंगे, चित्र को नहीं देखेंगे। और वहाँ पे अगर दिखाई पड़ेगा कि 3 मई है, तो वो विचलित करने वाला है या कि हमें रोकेगा, वो रुकने की जगह नहीं है। इन सब चीज़ों के चलते हुए एक अद्भुत अमूर्त का संसार ऑलरेडी बना, क्योंकि ये अमूर्तन जो है, इसके साथ वो जो 47 वाला CIA वाला जो बताया, उसके साथ कोई मेल नहीं है। ये एक नया क्लास था जिसने कि अमूर्त चित्रों को, जैसे कि बी प्रभा हुसैन के प्रभाव के बाद का जो पक्ष है वो अमूर्त चित्रों का है, क्योंकि नॉन इंटरफेयरिंग प्रेजेंस है आपके जो एम्बियंस में, आपके परिवेश में, उसका इंटरफेरेंस नहीं है। उसका एक सुंदर एक वर्ग ने उसको किया, जैसे कि कहते हैं कि ये जो कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास, जो कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास जो होता है, वही कल्चर ऑफ द सोसाइटी होता है। तो उसने जब किया तो लोगों ने कहा अमूर्त चित्र के तारीफ करने का मतलब है कि आप बौद्धिक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि कोई चित्र में मूर्त है तो उसमें समझाने की क्या बात है। तो उन्होंने समझाना शुरू किया, उन्होंने बिंदु के बारे में उन्होंने व्याख्या शुरू की। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत बड़ी समीक्षक हैं, उन्होंने कहा कि रज़ा साहब की पेंटिंग के जो 5 रंग है, उन्होंने बेसिक कलर इस्तेमाल किए हैं, तो वो बेसिक कलर के साथ काले और सफ़ेद को जोड़ के वो 5 रंग के बारे में कहते हैं कि ये पंचतत्व हैं। आप देखिए कि व्याख्या आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा लेती, क्योंकि रज़ा साहब खुद कहते हैं कि ये मेरे 3 जो प्राथमिक रंग हैं, ये 3 भारतीय संस्कृति के त्रिभंग से आते हैं। तो इस तरह के संदर्भों के साथ जोड़ के आप एक आम चीज़ को एक महान बना देंगे,
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसका कारण ये है कि जिस मुल्क में हम इतनी भाषाओं को लेके जीते हैं उसमें व्याख्या की तो कीमत है ही नहीं, क्योंकि जब व्याख्या की बात आती है तो एक भाषा में केंद्रित हो जाती है भारतीय चित्रकला, वो है अंग्रेजी। आज अगर कोई समीक्षक बोल रहा है उसको आप प्रामाणिक मानते हैं तभी जब वो अंग्रेजी में बोल रहा है। आप प्रांतीय भाषाओं की कला समीक्षा घुस गई, मतलब उसकी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसका कारण ये है कि जो वर्ग पेंटिंग को खरीद रहा है, जो पृष्ठपोषक है, वो अंग्रेजीदान है, और जो बोल रहा है, समीक्षा कर रहा है, वो अंग्रेजी है। अभी एक समीक्षक की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भारत में, दुनिया में ये कैनवस के ऊपर ब्रश द्वारा, पेंट द्वारा बनाई गई चित्रकला समाप्त हो चुकी। अब जो चित्रकला है वो इंस्टॉलेशन में है, वो परफॉर्मेंस में है। अब इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस सब ठीक है, लेकिन इसका दायरा क्या है? आप अगर कहेंगे, आप लोग पटना में हैं, आप लोग कहेंगे दिल्ली में ये कला वैलिड है, पटना में तो लोग नहीं समझते इस कला को, नहीं लाइक करते। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी वैलिड नहीं है। दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में वैलिड है। दक्षिण दिल्ली में जो कला वैलिड है वो उत्तर और पूर्वी दिल्ली में नहीं है। आप जब किसी भी, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, जब भी आप परिसर को छोटा करते चले जाते हैं तो एक कुएं को अगर आप छोटा करेंगे तो उसके जो मेढक हैं वो अपने को डायनासोर समझने लगते हैं। और आज हम जो हिंदुस्तान की चित्रकला में डायनासोर से घिर गए। जो भी है वो महान है, उससे नीचे तो है ही नहीं। वो श्रेष्ठ है, महान है, 6 करोड़ में बिकने वाला है। ये जो पूरा दुष्चक्र बना हुआ है। किसी को अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कह रहा कि मुझे घर बहुत याद आता है। मैं वापसी की बात करता हूँ, मैं स्टेनलेस स्टील की बात करता हूँ, जो कि ठंडा भी है और खोखला भी है। अब ये जो प्रवचन की मुद्रा में चित्रकार आ जाता है, ये बहुत घातक है। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि उस समाज में जहाँ चित्रकला पनपती है, उस समाज में अनिवार्य है कि चित्रकार जो है वो गूंगा हो, और दर्शक जो है, समाज का जो कला प्रेमी है, वो बहरा हो। कम से कम इन दो में अगर एक भी स्थिति हो जाए तो उस समाज में कला पनपती है। आज दिक्कत ये है कि जो दर्शक है वो सुनने के लिए आतुर है, और जो चित्रकार है और उसके जो क्यूरेटर है, उसके समीक्षक हैं, वो सुनाने के लिए आतुर हैं। इसमें जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है चित्रकला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे जिस नोट पर इन्होंने बात की कि भारतीय कला डायनासोर से घिर गई है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो अशोक भौमिक की बहुत प्रमुख किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, भारतीय चित्रकला का सच। आप और विस्तार से उसकी राजनीति के बारे में, उन शक्तियों की पहचान आप कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।